हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट क्लास में प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रोनाउन के चैप्टर में हमने ये देखा था कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे, यू, वी, देयर, देम, है ना। और हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी देखे थे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमने 9 काइंड्स देखे थे और उसमें हमने सबसे पहले अपना पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था। ओके, तो आज हम सेकंड प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा सेकंड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड ही डाल देती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अगर कोई भी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, इनमें हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ जिससे कि नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए, जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, के पजेसिव केस और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या प्लूरल में सेल्व्स लगाकर एक नया प्रोनाउन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे लगाते हैं हम वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना, योर सेल्फ। इसका योर सेल्फ ही बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यू का यूज सिंगुलर में भी किया जाता है और प्लूरल में भी किया जाता है। आर सेल्व्स, themselves, है ना, itself। ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें आगे और देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो वर्ब कौन सी होती हैं? वो वर्ब्स होती हैं, देखिए, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, prostrate, एब्सेंट। एब्सेंट तो हो गया, एब्सेंट। एक होता है सेटिस्फाई और ले, इटीसी। ये कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके बाद हम किसका यूज करते हैं? जिनके बाद हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन का। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सही सेंटेंस बनेगा द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ये सही सेंटेंस है। ओके, यहां तक की बात क्लियर होगी। इसमें हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल। सेकंड है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है द एंजॉय दे एंजॉयड इन द पार्टी। तो ये क्या है? ये भी हमारा रॉन्ग है। सही क्या होगा? वे एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद एंजॉय, कुछ ऐसी मैंने बताया, कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो एंजॉयड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा दे एंजॉयड themselves। दे क्या है? दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? themselves, क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। ये क्या है? ये भी रॉन्ग है। प्राइड्स के बाद भी क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इसका सही क्या होगा? सी प्राइड्स, वह घमंड करती है ब्यूटी पर। तो इसका क्या होगा? सी प्राइड्स हर सेल्फ, वह अपनी ब्यूटी पर क्या करती है? घमंड करती है। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड है हमारा टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शायद क्लियर होगा आपका। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी को डेमोन्स्ट करना, यानी कि कोई भी वस्तु पास में है या दूर में है, दूर है, तो उसको उसके नाम का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं कि जिस प्रोनाउन का यूज जिस प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के
पास में या दूर, कि नाउन का बोध कराने के लिए। हम किसका यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम देखें, देखिए ये 4 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच। सच भी क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें एक बात और है, याद रखना कि दिस का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का यूज हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। अगर हमें दिस का प्लूरल बनाना है तो हम दीज का यूज करेंगे, और दैट का प्लूरल बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख दू, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। तो हमें पता है, हमारे हाथ में पेन लग रहा है तो हमें पता है कि ये एक पेन है। अगर हम लिख दें कि दैट इज अ पेन, वह एक पेन, वहां एक पेन है ना? तो पास में यूज किया जाए तो दिस का, और दूर के लिए यूज किया जाए तो दैट का यूज करते हैं। क्लियर है? अगर हमें इनका प्लूरल बनाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? दिस के लिए दीज का, और दैट के लिए दोज का। ओके, दीज आर पेन, ये इसका प्लूरल बन गया। यहां पे मैं लिख ही देती हूं कि दिस का यूज पास की वस्तु के लिए करते हैं। ओके, और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? दीज का यूज करेंगे। क्लियर है? इसमें हम और देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि दैट इज अ पेन, ये क्या है? ये सिंगुलर है, लेकिन अब हम इसका प्लूरल बनाए तो क्या बनेगा? दोज आर पेन्स। ये इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए, और अगर प्लूरल बनाना हो इसका तो क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा? हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले हम चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, हमने 3 काइंड्स को पढ़ लिया है, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है कि किसी का, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध अगर हो बनाना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे अगर हम कहें कि प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों के जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी वाक्य में प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन का भी यूज किया जाता है ना? तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, हुज, विच, दैट और व्हाट। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है, हु, विच, दैट और व्हाट का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में दो भागों को जोड़ने के लिए, दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर होगा? क्योंकि कंजक्शन भी क्या होता है? दो पार्ट को जोड़ता है, उसी तरीके से रिलेटिव भी क्या होता है? दो पार्ट्स को जोड़ता है। इसीलिए इनमें डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका टाइप होता है रिलेट इसका प्रोनाउन चैप्टर का। क्योंकि इस प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के दो भागों के जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसलिए मैं आपको ये सब इसलिए लिख रही हूँ, मैं वैसे तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन लिख मैं इसलिए रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। इसलिए यह वाक्य में या सेंटेंस में सेंटेंस के साथ साथ किसका काम करता है? कंजक्शन का भी काम करता है। क्लियर है? जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस हो से कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, whose, which और that। दैट और व्हाट, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम इनका यूज देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे होता है।
इनका यूज कैसे होता है? सबसे पहले हम किसका यूज देखते हैं? हु का यूज देखते हैं। हु, देखिए हु का यूज पर्सन्स के लिए किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों के लिए किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। ओके। यदि वाक्य में पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे, क्योंकि हु क्या है? हु का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि यदि वाक्य में, पेन चेंज कर लेते हैं, यदि वाक्य में पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। हु का यूज करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हम ये देख लेते हैं कि यानी कि हु का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जिस जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं। और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है, अर्थात हु का यूज वाक्य में किसके लिए किया जाता है? वाक्य में नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट होता है उसके लिए किया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कोई या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहां मैं लिख देती हूं। देखिए क्या होता है कि हु के बाद वाले वाक्य में हु के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और हु के बाद प्रयोग की जाने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? जो हु से पहले नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। ओके, हु के बाद वाले वाक्य में हु के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। और हु के पहले प्रयोग किए जाने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या होती है? वर्ब का यूज किया जाता है। अगर क्या है कि अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे।
ओके, यहाँ पे ये भी मैं आपको सब बताती भी जा रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ, जिससे कि आप नोट्स बना लो, है ना। नोट्स बना के क्या होता है कि हमें चीजें आसानी से ध्यान रहती हैं, समझ में आ जाती हैं। हम अपनी नोट्स अगर अपने आप बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें सब कुछ चीजें लर्न रहती हैं। कि अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो कैसी वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब होगी सिंगुलर। ओके, अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी प्लूरल। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। देखिए, मैं यहां लिखती हूं आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज डन इट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती जो, तो ये किसके लिए आया है? हु आया है इसके लिए, इसके लिए इसको यूज किया गया है, ना कि ये बात क्लियर होगी कि आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज डन इट। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने ये या जो ये करता है। ठीक है, इसमें एक हम प्लूरल और देख लेते हैं इसका। देखिए, आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज। तो मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करता जो, जो किसके लिए यूज हुआ है? बॉयज के लिए, है ना, दोज बॉयज के लिए। बॉयज, बॉयज क्या है हमारा? बॉयज है हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब कैसी यूज होगी? वर्ब यूज होगी यहाँ पे प्लूरल, हु हैव डन इट। आई थिंक ये आपका हु का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, अगर वाक्य में, मैंने ये तो बता दिया कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट के लिए अगर हम हु का यूज करते हैं तो वाक्य में ऑब्जेक्ट भी तो होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं हुम का। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं कि यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए बात कर रही हूं मैं, पर्सन्स के लिए, ओनली पर्सन्स के लिए, पर्सन के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम का यूज करेंगे पर्सन्स के लिए। यदि सेंटेंस में व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे होम का। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि whom का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। ओके, who का यूज वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसके लिए किया जाता है और whom का यूज वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दिस इज द बॉय whom I saw
in the market. यह वही लड़का है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद इसका यूज किया जा रहा है ये, तो यह वही लड़का है जो जिसको मैंने कहा देखा था, मार्केट में देखा था। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, है ना। या एक और एग्जांपल दे दूं कि द स्टूडेंट whom I meet today was संजय सन। एक बात याद रखना कि whom के बाद वर्ब का who के बाद वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन whom के बाद वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। whom के बाद किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। इस पर एक और देख लेते हैं, द स्टूडेंट whom I met today was संजय's son। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अगर हम ये देखा है कि द स्टूडेंट हु कम हियर वाज संजय's son, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया कि द स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हु है, हु के बाद किसका यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। ये सेंटेंस भी क्या है, ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे हु के बाद वर्ब का यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हुम के बाद किसका यूज किया जा रहा है, ये प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। इसमें हम और देखते हैं, अब हम देखते हैं विच का यूज, ठीक है। विच, तो विच का यूज हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी कि लाइफलेस थिंग्स के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए, ना कि पर्सन्स के लिए, ओके। लेकिन हु का यूज किसके लिए करते हैं, हु और हुम का, हु और हुम का यूज करते हैं हम व्यक्तियों के लिए या फिर पर्सन के लिए। यदि वाक्य में निर्जीव वस्तुओं के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम विच का यूज करेंगे। क्लियर है। विच का यूज किसके लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें इसमें, तो फॉर एग्जाम्पल है, देखिए दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। तो पेन क्या है, पेन एक निर्जीव वस्तु है, तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे विच का। सिंपल आप याद रख सकते हो कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। हुम का यूज ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है और उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, लेकिन हु के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं और विच का यूज किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अब हम दैट और व्हाट का प्रयोग देख लेते हैं। दैट और व्हाट का प्रयोग क्या है
कि दैट और व्हाट का प्रयोग भी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन इनके प्रयोग में क्या है, इनके प्रयोग में डिफरेंस है। अब वह कैसा डिफरेंस है वो हम देखते हैं। दैट और व्हाट दोनों एक साथ डाल लेते हैं हम यहाँ पे हेडिंग। इसका प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या है, इनके प्रयोग में डिफरेंस है। प्रयोग में क्या है, अंतर है। ओके, दैट का प्रयोग हम मुख्य रूप से जानवरों के लिए करते हैं, लेकिन व्हाट का प्रयोग हम भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। ये इनके प्रयोग में डिफरेंस है। वो सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि दैट का यूज हम मुख्य रूप से जानवरों के लिए करते हैं और व्हाट का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के लिए करते हैं। दैट का यूज किसके लिए करते हैं, दैट का यूज करते हैं हम जानवरों के लिए, और व्हाट का यूज करते हैं हम भाववाचक संज्ञा के लिए। ठीक है, ये क्लियर होगा यहां तक। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द काउ हु सॉरी दैट आई बॉट। तो देखिए यहाँ पे दैट का यूज किसके लिए हुआ है, काव के लिए यूज हुआ है, और काव क्या है, काव एक जानवर है, आप जानते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें। देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो देखिए यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तो ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, व्हाट का यूज हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या या तुमसे क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या कहूं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नोट है, वो आप याद रखना। नोट डाल के हम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर एक क्या है कि यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज किया जाता है, तो हम उस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का ही यूज करेंगे। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाए, तो हम उस नाउन के बाद किसका यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे हमेशा ही। ठीक है, यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन किया जाता है, तो उसके बाद वाले नाउन के बाद हम क्या करेंगे, बाद वाले नाउन के बाद हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करेंगे।
दैट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव नेवर सीन। तो यहाँ पे देखिए ये बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले ये किसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पे किसी प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे यह वह उन सब में सबसे अच्छा है। मैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव नेवर सीन। तो यहाँ पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद किसका यूज किया जा रहा है, दैट का यूज किया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से संबंध बताने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, दैट का यूज किया जा रहा है। ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम इसी में नोट नंबर 2 डाल के लिख लेते हैं। 2 में क्या है कि यदि द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें, देखिए दिस इज द सेम बॉय दैट met me on the road। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है। इसमें सेकंड देखते हैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द सेम बॉय who me met on the road। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया कि दिस इज द सेम बॉय, यह वही सेम लड़का है जो मैं मिला रोड पे। सेंटेंस ही गलत हो रहा है बोलने में, है ना। तो अगर द सेम दिया है और उसके बाद नाउन दिया है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ना कि हु का। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इसमें 3 नंबर देखते हैं हम। नोट चल रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन में, आप याद रखना कि अगर ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम दैट का ही यूज करेंगे, ना कि विच का।
ओके, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, देयर was nothing that could attempt Saurabh। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस हमारा सही है। देखिए यहाँ पे नथिंग आया है, तो इसके बाद किसका यूज किया जाएगा? दैट का यूज किया जाएगा। अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि देयर was nothing which could tempt सौरभ, ये क्या है? ये गलत हो गया, क्योंकि नथिंग के बाद दैट का नहीं विच का यूज, सॉरी, नथिंग के बाद विच का नहीं दैट का यूज किया जाता है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा सेंटेंस, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। इसके अगर हम और एग्जांपल देखें तो इसके और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं लिखूं कि नवनीत has lost the few pence which he bought yesterday। एक और सेंटेंस लिखती हूं, देखिए, नवनीत has lost the few pence that he bought yesterday। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेंटेंस सही होगा? मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तुओं के बाद विच का यूज किया जाता है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम दैट का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मैंने आपको बताया कि ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग, ये सब हो तो इनके बाद हम किसका यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के हम रूप में हम यूज करेंगे दैट का, नॉट विच। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग और ये हो गया हमारा सही। आई थिंक अब बात क्लियर होगी आपके। ओके, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।